चाह क्या रही है, न वो समस्या का समाधान कर रहे हैं, और जो समस्या का समाधान कर रहे हैं उन्हें भी समाधान नहीं करने दिया जा रहा। तो विकल्प क्या है, क्या करें हम? मैं भी घर जाकर बैठ जाता हूं, मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, राजीव पर तो कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर तो कर्जा नहीं है, हरीश जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है, तो हम घर जाकर बैठ जाते हैं, अपना व्यापार अपना काम धंधा चलाते रहते हैं। एक तो ये विकल्प है हमारे पास। लेकिन देश लुटे और मैं चुप बैठूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं, हम ऐसे गद्दार लोग नहीं। देश की जनता कर्जे की दलदल में फंसी हो, लोग आत्महत्या कर रहे हो और हम चुपचाप बैठे रहें, ये होने वाला नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, प्रयास कर रहा हूं, और मैंने वादा किया है, रामला मैदान से वादा किया, मैं आज आपके सामने इस ऐतिहासिक जमीन पर डांडी की ये वादा करके जा रहा हूं, जब तक शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, मैं जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करता रहूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। और सरकारें अगर सोचती हैं कि फेसबुक बंद कर देंगे, यूट्यूब बंद कर देंगे, हमारी टीम को अरेस्ट कर लेंगे, कल वेस्ट बंगाल में हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, 14 दिन का उनको जेल कस्टडी में भेज दिया गया। हमारे 3 साथी अभी जेल में हैं इस समय। आरोप क्या लगाया गया? आरोप सुनकर आपको हंसी आएगी, दुख होगा, अफसोस होगा। जिन्हें इनाम मिलना चाहिए था उन्हें सजा दी जा रही है। आरोप यह लगाया गया कि आप लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए, आत्महत्या से रोकने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? बताइए, लोगों को मरने से बचाना यह अपराध है क्या? तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि इनाम मिलना चाहिए था ऐसे लोगों को? लेकिन सरकार सजा दे रही है। और हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लें, कर सकते हैं, वो हो सकता है वो राजीव जी को अरेस्ट कर लें, क्योंकि सरकार हिली हुई है, डरी हुई है। लेकिन ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। अगर एक शाहनवाज चौधरी, एक राजीव अरेस्ट हो भी जाएगा, तो हजारों राजीव, हजारों शाहनवाज चौधरी तैयार होंगे जो जन जन तक इस क्रांति को लेकर जाएंगे। और मैं रहूं ना रहूं, मैं अंदर रहूं, जेल में रहूं, बाहर रहूं, मैं तुम्हारे सामने आ पाऊं ना आ पाऊं, एक संदेश दे रहा हूं, उसको ले जाना, और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको घर घर तक पहुंचाना संदेश को। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हमारी तो केवल एक मांग है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इसके कारण जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरी छूट गई, उनका कर्जा माफ किया जाना चाहिए। जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता, उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। और जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जिनका कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को घर से ना निकाला जाए। जिन बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया, उन बच्चों के सर से छत ना छीनी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाथ हो चुके हैं। इस संदेश को आपने एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। अभी आपकी जिम्मेदारी, मैं यहां आ गया डांडी में, मैं आपके घर, आपके मोहल्ले नहीं आ सकता। आप जा सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में आप जाइए, और बस इतनी जिम्मेदारी ले लीजिए कि मेरे घर के 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर आगे और 100 घर पीछे, कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। और लोगों को बताइए, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, और जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। जिसने किया है सजा उसको मिलेगी। और जितने लोग भी बैठे, ईमानदारी से बताइए, और जो लोग भी व्यापारी हैं, हो सकता है किसी पार्टी के समर्थक हो, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। मुझसे किसी ने कहा आप तो भाजपा के विरोधी हो। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो। इसमें कोई समस्या भाई? समस्या है, क्योंकि जनता का कर्जा माफ नहीं करना, चाहे भले अपना कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। हाँ, वोट ले लेंगे, तुमसे झंडे उठवाएंगे, नारे लगवाएंगे, तुम्हें रैलियों में बुलाएंगे, लेकिन जब तुम्हारे कर्जा मुक्ति की बारी आएगी तो कर्जा माफ करेंगे अपने मित्रों का, और वोट मांगने आएंगे आपके बीच में। और अब आने वाले हैं, चुनाव हो रहा है, नेता आने वाले हैं। एक काम और कर लेना, कोई भी पार्टी का नेता है, मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, कांग्रेस का आएगा, भाजपा का आएगा, झाड़ू वाला आएगा, और भी लोग आएंगे, आते जाते रहते चुनाव में। तो एक ही सवाल पूछना बस, क्या आप जनता का कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? जो नेता, जो पार्टी का ये कहे मैं जनता का कर्जा माफ करूंगा, उसका साथ दे देना, और जो मना करे मैं जनता का कर्जा माफ नहीं करूंगा, उसका साथ
नहीं देना, चाहे कोई भी हो। मेरी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है और मैं इन सारे नेताओं को कह देना चाहता हूं, अगर इस बार तुमने जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया तो ये जनता तुम्हारे जुमलों में, तुम्हारे झांसों में आने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी ही गारंटी देते रहना। जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं। आप किसी भी मार्केट में जाओ, किसी भी मार्केट में व्यापारी से पूछो, भाई 5 साल पहले व्यापार कितना था, आज कितना, वो बता देगा व्यापारी सच्चाई। अभी एक डेयरी व्यापारी मिला मुझे, 300 भैंसे हैं उसके यहाँ पर, दूध का काम करते कहते हैं बीवी के गहने गिरवी रख करके साहूकार से पैसा ला करके खर्चा चला रहा हूं, व्यापार चल नहीं रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं। ये पहली जो चोट लगी ना, पहला जो सबसे बड़ा आघात हुआ वो नोटबंदी के रूप में हुआ। कई लोगों ने कहा साहब नोटबंदी हुई तबाह हो गए हम लोग, कुछ लोगों ने कहा नोटबंदी से असर नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगा दिया गया, इस जीएसटी से बड़े व्यापारियों को तो लाभ हो गया, छोटा व्यापारी तबाह हो गया। कई लोगों ने नहीं, सब जीएसटी से भी दिक्कत नहीं आई, जब ये लॉकडाउन लगाया गया। और मुझे समझ नहीं आता, जो भी व्यक्ति यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अचानक रात को आकर के 8 बजे बोल दिया जाए कल से व्यापार बंद, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। अहमदाबाद में एक व्यापारी आया, लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की उसकी मेडिसिन थी, कहता साहब रातों रात लॉकडाउन लगा दिया गया, मेरी मेडिसिन एक्सपायर कर गई और मैं जब कंपनी से बात कर रहा हूं, कंपनी क्लेम नहीं दे रही है, मुझे उन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, उसमें भी मेरा पैसा खर्च हुआ, बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा समय दे दो। समय देने को भी बैंक तैयार नहीं है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा मैं पार्टी का व्यक्ति हूं, उन्होंने कहा किसी भी पार्टी को हमें फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से आदेश है सबको सबसे वसूल करो पैसा। और मोरेटोरियम दिया गया, मोरेटोरियम की भी कहानी सुन के जाओ, झेली है तुमने, 3 महीने 6 महीने बोल दिया किस्त नहीं देनी, बंदों को क्या लगेगा 3 महीने की किस्त है बाद में दे दूंगा। अभी हुआ क्या, दिमाग देखो कैसा लगाया बैंकों ने। और ये बैंक नहीं है, ये काले अंग्रेज हैं, जैसे अंग्रेज लूटा करते थे ना लगान लगाकर, वैसे लगान लगाया। ये 3 किस्तें कहां ऐड कर दी, आपके लोन के बिल्कुल एंड में। अब क्या हो गया, मान लो आपकी 20 किस्तें बची थी, 3 किस्तें आपकी बाउंस हुई, वो 3 ऐड होने के बाद 20 ही तो रहना चाहिए था ना, वो 3 की जगह क्या कर दी 6, 8, 10, 15, 20 किस्तें ऐड कर दी। व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 68 साल की है, उसको बताया गया 250 महीना और देना है आपको, 250 हफ्ता भरना है। वो कह रहा मैं जीऊंगा इतने दिन, कितनी भी बढ़ा दो, मतलब ये क्या तरीका हुआ भाई, 20 साल और भरना है। अभी 68 साल तो उम्र हो गई उसकी भाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं महाराष्ट्र गया, छोटे छोटे बच्चे, उसकी वाइफ आई रोने लगी मेरे पास, कहती भैया मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए, उनके ऊपर लोन था, घर का लोन चल रहा था, बैंक के लोग मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि भाई आप किस्त नहीं भर रहे। मैंने बताया उनको अपनी स्थिति के बारे में, बैंक वालों ने नहीं सुनी, मुझे अपने बच्चे के दूध पिलाने की जो बोतल होती है वो तक नहीं निकालने दी और धक्के मारकर निकाल दिया, घर सील कर दिया। और बाद में पता चला उसका इंश्योरेंस भी हुआ था, उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस भी करा रखा था, बैंक ने इंश्योरेंस का बेनिफिट भी नहीं दिया, इंश्योरेंस के पैसे भी खा गया, मकान के पैसे भी खा गया। 17 लाख रुपए में से 14 लाख रुपए भर चुका था वो व्यक्ति। शर्म नहीं आई इन लोगों को कि उसके छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया गया। इंश्योरेंस क्यों कराता है इंसान, कि कुछ हादसा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम मेरे बच्चों को घर से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं दे। और जब मैं ये बात कहता हूं तो सरकार के लोग कहते हैं आप भड़का रहे हैं लोगों को। भाई मैं कहां भड़का रहा हूं, मैं तो तुम्हारी समस्या ही बता रहा हूं। हमने तय किया हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये तो कर सकते तुम्हारी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें। हमने हर महीना जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा सबकी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहे हर महीना। और प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइलें इकट्ठी होती रही, एक कमरा भर गया पूरा। पिछले महीने जब हमारी टीम गई, राजीव जी भी गए, बाकी साथी भी गए, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, इन लोगों की जानकारी लेकर हमारे पास मत आइए, इन्हें समस्या होगी ये खुद आ जाएंगे। अरे भाई हर कोई क्या दिल्ली जा सकता है, हर कोई क्या प्रधानमंत्री कार्यालय जा सकता है? मुझे मना कर दिया, आप जानकारी नहीं भेजेंगे और जनता आ नहीं सकती, उन्हें पता है, यानी जनता की ना सुनी जाए। और वहां तो क्लियरली कह दिया गया ये जनता तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर
वोट दे ही देगी हमें। अभी मंदिर बन ही रहा है, वोट मिल ही जाएगा, हमें क्या जरूरत है सेवा करने की। अच्छी बात है, आप मंदिर बनाइए, मंदिर की पूजा भी करिए, सब काम करिए, सब जरूरी है। और मैंने तो कहा, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करी कि नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन डिक्लेयर कर दो राम मंदिर बनाने की खुशी में देश का जनता का कर्जा माफ कर दिया मैंने। क्या समस्या है इसमें? और आपको बताऊं, सरकार अगर कर्जा माफ करने पर आए, 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं होगा। तुम्हें कई लोग कहेंगे आकर के सरकार कर्जा माफ करेगी तो सरकार लुट जाएगी, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कहां से आएगा पैसा। सरकार के बैंकों में, सरकार की इंश्योरेंस कंपनियों में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है? मान लो किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया और वो एक्सपायर कर गया, उसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों को पता ही नहीं उसका इंश्योरेंस है, वो पैसा कहां गया? वो बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा हुआ है। जितने भी लोग बैठे हैं सबने 2-2, 3-3 बैंक अकाउंट खोल रखे होंगे, एक अकाउंट यूज कर रहे होंगे, बाकी अकाउंट यूज नहीं कर रहे। कई अकाउंट ऐसे जो 10-10 साल से यूज नहीं हुए, उसमें पैसा पड़ा, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 10,000, और 10 साल तक अगर कोई बैंक का अमाउंट यूज ना हो, अकाउंट यूज ना हो, तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है। सरकार के ही आंकड़े हैं, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है सरकार के पास। कितना? 2.5 लाख करोड़। अगर कर्जा मुक्ति अभियान में जितने लोग जुड़े हैं सबका सारा कर्जा माफ कर दे तो भी सरकार के पास पैसा बचेगा, सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी हो सकता है सरकार यहां से नहीं करना चाहती, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया, तुम भी देना। लोग पूछेंगे कहां से होगा, बोलना कोरोना में पीएम केयर फंड बनाया गया था, ऐसी एक और फंड बना दो, डेब्ट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष, और सभी लोगों से बोलो जो कर्जे में फंसे हैं, भैया 1000-1000 रुपए उसमें डालो, और जितना उस महीने में पैसा आएगा वो पैसा जिसकी जरूरत होगी उसका कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, 1 साल के अंदर पूरा देश कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन 2 समस्याएं होती हैं साथियों, कोई काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। यहां समस्या करना नहीं आता नहीं है, यहां समस्या करना नहीं चाहता वाली है। सरकार को करना आता है, सरकार करना नहीं चाहती। अब सवाल उठता है क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि अगर जनता का कर्जा माफ कर दिया गया, जनता को कर्जा मुक्त कर दिया गया, जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकल गई, तो जनता का विकास हो जाएगा। जो पैसा तुम किश्तों में दे रहे हो, ब्याज पर जा रहा है, 1 मिनट के लिए सोचो, तुम्हारा कर्जा माफ हो गया और तुम्हें वो ब्याज नहीं देना, तुम्हें ईएमआई नहीं देनी, तुम्हें किश्त नहीं भरनी, वो पैसा तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओगे, अपने व्यापार में लगाओगे, अपने ऊपर लगाओगे, अपनी तरक्की में लगाओगे। तरक्की होगी कि नहीं होगी? लेकिन सरकार नहीं चाहती तरक्की हो। एक गुलामी थी जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी, बेड़ियां पहलाकर गुलाम बनाना। अब वो गुलामी नहीं आएगी। अब कौन सी गुलामी आएगी? आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाएगा। तुम सरकारों पर 5 किलो राशन के लिए निर्भर रहो, बस 5 किलो राशन मिलता रहे, बाकी तुम सरकार से कुछ सवाल ना करो। और मैं अक्सर बताता हूं सरकारें कैसे काम करती हैं। व्यक्ति को रोज 1 मछली चाहिए होती है तो सरकार कहती है हम रोज 1 मछली लाकर देंगे, मछली पकड़ना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर पकड़ना सिखा दिया तो ये सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा, फिर ये सरकार से सवाल करने लगेगा। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कर्जा माफी की बात नहीं कर रहा केवल, मैं कर्जा मुक्ति की बात कर रहा हूं। कर्जा माफ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करी जाए, जिससे तुम अपनी कमाई करके ही अपना कर्जा उतार दो। और ये कर्जा मुक्ति अभियान जो है केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है, कर्जा माफी एक स्टेप, एक कदम है इसका। अगला कदम क्या होने वाला है? देश के सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें बताया जाए वो नियम जो अमीरों के नियम है, मनी मैनेजमेंट के नियम है। मैं बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देता था, वो सारी ट्रेनिंग जिसकी फीस 50,000 1 लाख रुपए होती थी, वो सारी ट्रेनिंग आम जनता के लिए फ्री करने जा रहा हूं, ताकि आप सब भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें और आपके बच्चों की भी आर्थिक स्थिति ठीक करें। और जैसा राजीव जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ आप तक नहीं सीमित है, ये लड़ाई आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ी जा रही है। और हमारी बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, महिला समूह में पता है क्या हो रहा है?
महिला समूह में महिलाओं को फंसाया जाता है। जो महिलाएं कुछ काम धंधा नहीं करती उन्हें पैसा दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, ब्याज पर पैसा देते रहते हैं और तब तक देते रहते हैं जब तक वो डिफॉल्ट ना कर जाएं, जब तक वो किस्त भरने की स्थिति में ना रहें। और जब वो किस्त नहीं भर पाती हैं तो उन महिलाओं को कहा जाता है कि तुम हमारे साथ चलो। महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, गांव के गांव बर्बाद किए जा रहे हैं, लोग गांव छोड़ करके शहर जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमारे हर घर में ये समूह लोग घुस चुका है। जो महिला कोई काम धंधा नहीं करती, कुछ नहीं करती है, वो कहां से कमाई करके देगी, उसको फंसा दिया जाता है। और इस सब के खिलाफ कोई बोलता है तो हम पर कंप्लेंट की जाती है, मेरे ऊपर एफआईआर की गई, मेरी टीम पर एफआईआर की गई, बार बार पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। बुला लो, करते रहो। लेकिन जो मैंने कहा है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। मैं आपके यहाँ आ गया, आपके मोहल्ले में पड़ोस में नहीं आ सकता, वहां आपको जाना होगा, आपको इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना होगा। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसा भी साथियों ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहे हम लोग। सरकार माफी कर दे, ठीक है, नहीं करती है तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे और एक ही सवाल पूछ रहे सरकार से, बस जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, कौन कौन से नियमों के आधार पर किया जाता है, क्या उन नियमों से आम जनता का कर्जा माफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सरकार कोर्ट को बता दे, हमें ना बताए। अगर सरकार कहेगी नहीं किया जा सकता तो हम जनता को बता देंगे कि सरकार तुम्हारा कर्जा माफ नहीं करना चाहती, वो तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना चाहती है। और अगर हो सकता है तो उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आम जनता का भी कर्जा माफ कर दो भाई। जैसा भी बताया, राहुल जी ने बताया, राजेश्वर जी ने बताया, सुभाष चंद्रा का लोन माफ किया गया। सुभाष चंद्रा पता है कौन है? जी न्यूज के मालिक हैं, बड़े आदमी है भाई। 48,000 करोड़ रुपए का लोन था, उनको बोला गया 11,000 करोड़ दे दो, 37,000 करोड़ तुम्हारा हेयर कट कर दिया। क्या नाम दिया पता है? हेयर कट। अच्छा, यही वाला हेयर कट हमारा भी कर दो भाई, हैं? हाँ, गंजा ही कर दो। कह रहा गंजा ही कर दो यार, हेयर कट क्या करना, कर्जा तो माफ करो। अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखो, एक नया नाम आया, हेयर कट। पहले बोला अंडर राइट, फिर बोला राइट ऑफ। अच्छा, मैंने एक बैंक वाले से पूछा, ये अंडर राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहता हमें नहीं पता, क्योंकि हिंदी में बताएगा तो जनता को पता चल जाएगा अंडर राइट क्या होता है। मतलब कुछ भी। और मैं कह रहा हूं चलो करो, हमें उद्योगपतियों की भी जरूरत है, बड़े लोग भी चाहिए। ऐसा नहीं है सारे गरीब लोग, आम लोग ही रहें, अमीर लोग भी रहें, उनकी मदद करते हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता की भी तो मदद कर दो। सारी सरकारों ने, पहली कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, अब भाजपा सरकार रही 10 साल तक, दोनों ही सरकारों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन बार बार माफ किए हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, एक बार, बार बार मत करना, सिर्फ एक बार हर व्यक्ति को बुलाकर उसकी स्थिति देख लो, और जिसको लग रहा है कि वाकई सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा। अभी एक व्यक्ति ने बताया, साहब मैंने व्यापार शुरू करा जनवरी 2020 में, और लॉकडाउन कब लग गया? मार्च 2020 में। अब जिसने जनवरी में व्यापार शुरू करा, इतना तो सब समझते हो 2 महीने में व्यापार चलेगा नहीं। अभी उसने फैक्ट्री बनाई, सारा सामान सब रेडी कर लिया, इधर व्यापार चलना है, इधर लॉकडाउन लग गया। अब वो क्या करे? वो व्यक्ति कह रहा आधा अधूरा काम था, जैसा तैसा था, वो सारा सामान भी बेकार हो गया, रॉ मटेरियल भी बेकार हो गया, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बैंक वाले आफत कर रहे हैं कि नहीं, मशीनें उठा लेंगे, गाड़ी उठा लेंगे, घर उठा लेंगे। यही समस्या है। ज्यादातर लोग, हमारे आसपास के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। और जब इन लोगों से हम मिले, बात करी, पता चला उन लोगों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में। भाई साहब, जो 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ का व्यापार कर रहे थे ना, ऐसे लोग दिल्ली में आए मेरे पास, और वो कहते साहब 20,000 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं। केरला से एक लेडी आई, केरला से 800 करोड़ का व्यापार करते थे वो लोग। 800 करोड़ का उनकी कंपनी ने व्यापार किया। छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी, 800 करोड़। केरला की सबसे पहली महिला एंटरप्रेन्योर थी, महिला उद्यमी थी, उसको सरकार ने अवार्ड दिया था।
उसकी 7 प्रॉपर्टियां थी, आज 7 की 7 प्रॉपर्टियां बैंक ने हड़प ली हैं और आज वो किराए के मकान में वो लेडी रह रही है, व्यापार भी बंद हो गया उसका। प्रॉब्लम क्या है? परेशान बहुत लोग हैं, बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं? सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, सच्चाई। कर्जा एक ऐसी बीमारी है, इंसान अपने रिश्तेदार को भी नहीं बताना चाहता। और कड़वी बात बता रहा हूं, मैंने झेला हुआ है, मैं कर्जे की दलदल में रहा हूं, मैं उससे निकल के आऊं, तो मैं जानता हूं अगर तुम्हारे रिश्तेदार को पता चल जाए तुम कर्जे में हो ना, भाई साहब बात नहीं करते। क्यों? पैसा ना मांग ले कहीं। ये दिक्कत है। कड़वी बात बता रहा हूं। और ये दर्द वही समझ सकता है जो खुद दर्द में रहा होगा, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता जो दर्द में रहा ही नहीं। जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेगा, जिसके बच्चे ही नहीं वो बच्चों का दर्द क्या समझेगा। बच्चा व्यक्ति खुद भूखा रह लेगा साहब, लेकिन जब बच्चे भूखे होते हैं नहीं देखा जाता। और लोग कहते हैं मर गए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैं भी कहता हूं नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति समझो। वो व्यक्ति जो मर गया वो किस स्थिति में रहा होगा, एक बार सोच कर देखो। वो व्यक्ति जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों को मार लिया, कितनी बुरी स्थिति रही होगी यार। और ये रिकवरी एजेंट, मुझे समझ नहीं आता ये इंसान है कि जानवर है। इनके घर में मां बहन बेटियां हैं कि नहीं है, ये देखते नहीं सामने कितना बड़ा व्यक्ति है, कौन है। गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जबकि आरबीआई की क्लियर गाइडलाइंस है आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। और अभी गुजरात का ही केस था, एक बैंक मैनेजर ने, सूरत का ही बैंक मैनेजर ने आत्महत्या कर ली साहब। क्यों कर ली? रिकवरी वाले परेशान कर रहे थे। वो बोल रहा मैं बैंक मैनेजर हूं, तो उसको गाली देकर बोलते हैं अगर तू बैंक मैनेजर है तो तेरी औकात नहीं है तो पैसा लिया क्यों, बताइए। उसने अपने बच्चों को भी मार लिया और खुद भी मर गया। मर जाना समाधान नहीं है दोस्तों। ये समय डरने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। और अगर कोई रिकवरी वाला, यहां कई लोग वीडियो बना रहे हो, पहुंचा देना रिकवरी वालों तक। अगर किसी रिकवरी वाले ने किसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, गाली गलौज करी, किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह देखी, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये बात बता देना उन्हें। ये चलने वाला नहीं है देश में। क्या आप हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, आप गाली गलौज करें। पैसा ले लिया, कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि हम समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, यह भी कोई अपराध नहीं है। यह गलती है, एक मिस्टेक है। और संविधान कहता है, आरबीआई कहता है, अगर मेरी स्थिति अच्छी थी तभी तो लोन मिला था। आज मेरी स्थिति खराब हो गई। जब मैंने लोन लिया मेरी स्थिति अच्छी थी, आज स्थिति अच्छी नहीं है, तो कम से कम मुझे कुछ तो राहत दे दो, कोई तो जगह दे दो, समय दे दो, ईएमआई को कम कर दो, लोन का ड्यूरेशन बढ़ा दो। जबकि आरबीआई कहता है ऐसा कर सकते हो, लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हो 2 बार। और जिन्होंने भी लोन लिया, मैं बता रहा हूं 2 बार, आरबीआई कहता है 2 बार आप अपने टेन्योर में लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है ईएमआई को कम करवा सकते हैं, ईएमआई को बढ़ाकर ड्यूरेशन को कम करा सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है 2 साल बाद मेरे पास कमाई का साधन नहीं रहेगा और मेरा लोन अभी 3 साल चलने वाला है, आप बैंक में जाकर बोलिए भाई मेरा लोन 2 साल का कर दे, भले ही ईएमआई बढ़ा दे, क्योंकि 2 साल बाद मेरे पास कमाई नहीं होने वाली है। आपको उल्टा लग रहा है, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, कमाई नहीं आएगी, बैंक में जाकर के बोलो मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दे, मेरी ईएमआई जो 50,000 जाती है उसको 20,000 कर दे भाई, चाहे ड्यूरेशन तू बढ़ा दे। लेकिन बैंक सुनता ही नहीं, बैंक बात ही नहीं करता। और बैंक मैनेजर या बैंक के अधिकारी तो जो बात नहीं करते, रिकवरी वाले बदतमीजी करने लगते हैं। जिनको 10-10, 20-20 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, वो करोड़ों रुपए के व्यक्ति को बदतमीजी करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। और ये जो एजेंसियां रखी गई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, इन सारी एजेंसी की जांच करवाई जाएगी। और जिन भी एजेंसी ने गलत तरीके से रिकवरी की होगी, ना केवल उन सब पर पेनल्टी लगेगी, उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। क्योंकि ये आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, ये रिकवरी के कारण जो लोग मर रहे हैं, ये हत्याएं हैं सीधा सीधा। और मैं प्रशासन को यहां से कहना चाहता हूं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस सूरत के बैंक मैनेजर को जिस रिकवरी वाले ने गाली गलौज करी और जिसके कारण उसने आत्महत्या करी, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तभी सुधरेंगे लोग, नहीं तो सुधरेंगे नहीं है। और हमें संगठित भी होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैंने कहा
अगर अकेले अकेले लड़ोगे ना तो लड़ाई जीत नहीं पाओगे। मुझ पर अब कर्जा नहीं है, जब था मैं निकल गया उस दलदल से बाहर। उसी के बाद मैंने ट्रेनिंग तैयार करी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ऑनलाइन वो ट्रेनिंग डाल दी गई, यूट्यूब पर डाली गई, अब दूसरे चैनल पर डाली गई है। पहले जो चैनल था वो तो सरकार ने बंद कर दिया, और उसमें अटेंड करना ट्रेनिंग में 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, जिन तरीकों से बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल से बाहर निकले हैं। आप भी उसको अटेंड करना, फ्री है वो भी। और मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, सरकार से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार सुन ले तो। नहीं सुनती है तो राजीव जी को बोल ही दिया गया है 31 मार्च, इसी साल की 31 तारीख, मार्च 31 तक सभी 543 सीटों से ऐसे लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है कि आप आइए और अपनी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करिए। जरूरी नहीं हम चुनाव लड़ें, हो सकता है हम चुनाव ना लड़ें, लेकिन वो व्यक्ति लोकसभा प्रतिनिधि रहेगा जो भी सांसद वहां से बनकर आएगा, उस सांसद की नाक में नकेल डालने का काम करेगा। सांसद जी, जनता का कर्जा माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और अभी हमने तय किया है, गुजरात के कितनी लोकसभा सीटें हैं? 26 लोकसभा सीटें हैं। सभी सांसदों को पत्र भेजे गए थे, एक भी सांसद ने जवाब नहीं दिया कि जनता की कर्जा मुक्ति में वो साथ दे रहे कि नहीं दे रहे। हम एक मौका और दे रहे हैं सांसदों को। अब हमारी टीम उनके यहां जा रही है पत्र लेकर के, और प्रतिनिधि मंडल जाएगा, 50-50, 100-100 लोग जाएंगे हर लोकसभा में। आप भी जिस लोकसभा में रहते होगे, वहां जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी उससे मिल लेना, सांसद के यहां जाना सम्मान के साथ, और सांसद से बस इतना पूछना कि सांसद जी, क्या जनता की कर्जा मुक्ति में आप जनता का साथ देंगे कि नहीं देंगे? अगर कहे हाँ देंगे तो उनको बोलना अपनी पार्टी में मुद्दा उठाओ, हम सब आपका साथ देंगे। और अगर आप अपनी पार्टी में मुद्दा नहीं उठाओगे, अब हम आपका साथ देने वाले नहीं हैं। सिंपल, हमारी और कोई लड़ाई नहीं साहब। मैंने बताया मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज अच्छी तरह जानता हूं। जब इन्हें लगेगा इनका वोट टूट रहा है, जब इन्हें लगेगा इनका कोर वोटर इनसे अलग हो रहा है, तब झटका लगेगा इनको। और मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा तो मुद्दा है। जो लोग मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं, उसका मुद्दे पर राजनीति करने का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? मुद्दा समाप्त कर दो, राजनीति समाप्त। मानो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाए, ना तुम यहां आओगे ना मैं यहां आऊंगा, टेंशन खत्म। अब सरकार कह रही है ये व्यक्ति ना जाए, तुम भी ना आओ, तो मैं सरकार को रास्ता दिखा रहा हूं। अगर सरकार चाहती है मैं यहां या कहीं ना जाऊं, जनता ना आए, तो सरकार एक काम करे, जनता का कर्जा माफ कर दे। ना जनता आएगी ना मैं आऊंगा, सरकार की भी टेंशन खत्म, तुम्हारी भी टेंशन खत्म। लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं भी आऊंगा, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आज गुजरात में 90,000 परिवार हमारे साथ जुड़ गए, 90,000। और ये कौन से परिवार हैं? ये व्यापारी परिवार है साहब। एक व्यापारी परिवार 100 परिवारों से टच में रहता है। 50 लोगों से व्यापार लेता है सामान, 50 को देता है। यानी एक परिवार में 4 वोट और 100 परिवार, यानी एक परिवार 400 वोट के बराबर है, व्यापारी का परिवार है। और सोचो 1 लाख इंटू 400, 4 करोड़, यानी लगभग हर घर तक पहुंच है आज हमारी। सरकार हल्के में ना ले। कभी वो सोचते हो कि व्यापारी क्या कर लेगा। अभी मुझे एक नेता मिले, नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप क्या करते हो, व्यापारी कुछ भी कर ले हमसे दूर नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? कह रहे ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, बहुत सारी एजेंसियां हैं। मैंने कहा हो सकता है वो झंडा तुम्हारा लगाए और वोट हमें दे दे, फिर क्या करोगे? कह रहे तेरी ये तो सोचा ही नहीं हमने। मैंने हाँ, मैंने कहा इस बार वोटर बड़ा समझदार होने वाला है, क्योंकि मैं ही सिखा रहा हूं झंडा किसका लगाना, जो पार्टी है उसका लगाना, हमें दिक्कत नहीं है। रैली में भी जाना उसकी, हमारी में मत आना, पैसा भी उससे ले लेना, वोट वही देना जो कर्जा मुक्ति करेगा, बस इतना कर लेना। तो कह रहे सर ये तो आप बड़ी खतरनाक रणनीति बना रहे हो। मैंने भाई मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस के लिए रणनीति बनाता हूं, तो मैं जनता के लिए रणनीति नहीं बना सकता क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या जनता की कर्जा मुक्ति की मांग हमारी गलत है? अगर कोई एक भी व्यक्ति कहे ना गलत मांग है,
तो मैं उससे बहस करने को तैयार हूं। अगर वो साबित कर देगा तो मैं उसकी बात मानने को तैयार हूं। बिल्कुल सही मांग है। और खासकर से कौन सी जनता जो सरकार की गलत नीतियों के कारण ही कर्जे की दलदल में फंसी, जिसका व्यापार ही सरकार के कारण बंद हुआ, जिसकी नौकरी ही सरकार के कारण छूटी, उनकी कर्जा मुक्ति की मांग बिल्कुल जायज है। कई लोगों ने कहा बेईमानों का साथ दे रहे हो, आप डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो, जो लोग पैसा नहीं भर रहे आप उनका साथ दे रहे हो। नहीं, मैं डिफॉल्टर के साथ नहीं साहब, मैं बेईमान के साथ नहीं हूं। कई लोग हो सकते हैं जो बेईमानी करना चाह रहे हो, जो पैसा नहीं देना चाह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं भारत का एक भी नागरिक ऐसा नहीं है जो किसी का कर्जा मारना चाहे। अगर उसके पास कमाई का साधन है तो वो दे देता है, चुका देता है। समस्या कब आती है? मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कमाई का साधन नहीं है। तो कम से कम जिनके पास कमाई का साधन नहीं है उनका तो कर्जा माफ कर दो। और देखो, सरकार ने हमारी बात मान ली। क्या मानी? सरकार ने अपने आंकड़े जारी करे जिसमें सरकार की पोल खुल गई। जो हम कह रहे थे वही हुआ। 2020-21-22 में जितने लोगों ने इनकम टैक्स पे किया था और 2022-23 में जितने लोगों ने इनकम टैक्स पे किया, उनमें 1.25 करोड़ संख्या कम थी। यानी 1.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो 2022 तक इनकम टैक्स दे रहे थे, लेकिन 22-23 में वो इनकम टैक्स नहीं दे पाए क्योंकि वो उस कैटेगरी से नीचे चले गए, यानी कि उनकी कमाई कम हुई। ये तो सरकार ने मान लिया। इसी आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा साहब एक बात बताओ, कोर्ट पूछेगा तुम्हारे पास आंकड़े कहां से आए, तुम्हें कैसे पता कि लोग कर्जे के कारण परेशान हैं? तो हमने कहा सरकार ने ही बताया है, सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया। दूसरा आंकड़ा सरकार ने दिया। सरकार की एक संस्था एनसीआरबी एक संस्था जो हर साल रिकॉर्ड मेंटेन करती है कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। सरकार के ही आंकड़े हैं। पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की और अकेले 2022 में 20,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की। पहली बार ऐसा हुआ देश में, किसानों की आत्महत्या की संख्या कम हुई और व्यापारियों की ज्यादा हुई। यह साफ साफ इंडिकेट करता है कि व्यापारियों की स्थिति खराब है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानेगा और मुझे बहुत भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे विश्वास है हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। हम बड़े बड़े एडवोकेट से भी मिल रहे हैं, आपने देखा होगा, प्रशांत भूषण जी से भी मिले और भी एडवोकेट से मिले। उन सब ने कहा कि आपका मुद्दा सही है, आपकी मांग जायज है। सरकार दबाव में जरूर आएगी सुप्रीम कोर्ट के, और अगर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार आती है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश कर सकता है कि या तो जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया उनसे पैसा वापस लो, और अगर उन्हें पैसा वापस नहीं ले सकते तो इस आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। तो मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, दिल्ली में बैठ करके मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं आज, क्योंकि हरीश जी ने इतना ऐतिहासिक काम किया। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए हो जाएं, क्योंकि लोगों ने 20-30 साल के युवा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कितनी उम्र है हरीश भाई? 58 साल का युवा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है जो इतनी बड़ी यात्रा करके निकला। और पूरी टीम को तैयार करना, टीम को मैनेज करना। कहते हैं लड़ाई सेना लड़ती है, नाम तो सेनापति का होता है। बिना इस मजबूत सेनापति के, राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारती के, ये संभव नहीं था। तो एक बार जोरदार तालियां राजेश्वर जी के लिए हो जाएं, जो हमारे गुजरात के प्रभारी हैं और इन्होंने वादा किया है एक एक गुजराती को कर्जा मुक्त करने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इन्होंने अपना व्यापार, अपना काम धंधा सब छोड़ दिया केवल गुजरात की जनता को कर्जा मुक्त करने के लिए। अहमदाबाद में रहते हैं, बहुत सारे साथी मिले होंगे, मिलेगा, उनसे बात करिएगा, उनका नंबर लेके जाइएगा। कभी भी कोई भी दिक्कत आए उनकी टीम वो तुरंत अवेलेबल रहते हैं। मैं अकेला काम नहीं कर सकता था, टीम है तभी हम काम कर पा रहे हैं। अभी आज मैं यहाँ हूँ, बंगाल में जैसे मैंने बताया कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। कल हमारी टीम एक वहाँ जाएगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट जाएंगे, उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। छोड़ देगी सरकार ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि साहब जेल में डाल देंगे, तो मैंने कहा जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही जेल में करूंगा, मैंने क्या करना है? मेरा कोई काम धंधा नहीं है भैया, मैं तो 2 साल 3 साल हो गए काम धंधा छोड़ दिया, अभी तो यही काम में निकल गया। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है ना भाई, इमोशनल हो गए, रोने लगे, कहते बेटे अगर तुझे कुछ हो गया तो? मैंने आपके 2 बेटे और हैं, आप समझ लेना 2 ही थे, क्या फर्क पड़ता है?
मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि बेटा तू जो काम कर रहा है, मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। और ये बड़ी बात है दोस्तों, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, हैं? अपने लिए तो जानवर भी जीते, अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं। असली इंसान वो है जो दूसरों के दुख को दुख समझे, दूसरे का दर्द समझे और उसको कम करने का प्रयास करे। मैंने अपना जीवन इसी काम में, इसी उद्देश्य में लगा दिया है। मेरे साथ ये जितने साथी देख रहे हैं आप, राजीव जी पिछले 3 साल हो गए अपने घर नहीं गए, घर बार छोड़ दिया, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन देश के लिए समर्पित कर दिया, नौकरी भी छोड़ दी, बस देश के लिए काम करेंगे। ऐसे राहुल जी हैं, वो भी अपना काम धंधा छोड़ करके हमारे साथ मिशन में लगे हुए हैं। और भी कई साथी हैं, प्रवीण भाई हैं यहाँ पर गुजरात से, ये राजकोट से हैं, इन्होंने भी छोड़ दिया अपना सब कुछ। ऐसे डोला भाई हैं, डोला भाई काम कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया, आप कह रहे हैं कर्जा मुक्ति के लिए काम करें। ऐसे भागेश है हमारे साथ, ये बहन है हमारी, सभी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, पता नहीं मेरी अपील आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली नहीं आ सकते कोई बात नहीं, मैं मजबूरी समझ सकता हूं, दिल्ली नहीं आ पाएंगे, हर कोई नहीं आ पाएगा, जो आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने चौक, अपने चौराहे पर बस हर दिन चर्चा शुरू कर दो और कुछ नहीं बताना। ये मत बताओ तुम कर्जे में हो, नहीं बताना चाहते ना, क्योंकि लोग छुपाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं मजबूरी, क्योंकि जब मैं कर्जे में था मैं भी नहीं बताता था किसी को मैं कर्जे में हूं, तो मैं मानता हूं कि इंसान नहीं बताना चाहता, मत बताओ कर्जे में हो। इतना तो कर सकते हो कि बस लोगों को, जितने व्हाट्सएप नंबर है ना, सबको एक मैसेज भेज दो, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करो कर्ज मुक्त भारत अभियान। मुझे जानकारी किसी ने भेजी, मुझे लगा आपको भेजनी चाहिए, मैंने आपको भेज दी, बस। अब इसमें आपका नाम नहीं आया, आपने आगे भेज दिया, बस इतना ही कर लो। और उन्होंने फेसबुक पेज बंद किया, यूट्यूब बंद किया, लेकिन वो मुझे बंद नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, लोगों ने छोटी छोटी क्लिप बना करके, वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर शेयर करनी शुरू कर दी और आज करोड़ों करोड़ों लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच गई है। नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, बहुत देर कर दी। मैंने कहा, जिस दिन मेरा पेज बंद किया, मैं लाइव आया था दूसरे पे से, मैंने कहा सरकार बहुत लेट कर दिया आपने, पहले करना था ये काम। तो जुलाई 2022 से ये काम कर रहे हैं हम, जुलाई 2022। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक ना एक बार मेरी वीडियो सुनी होगी, एक ना एक बार कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई कुछ मैसेज आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के पास ना पहुंची हो, गांव गांव तक वो वीडियो पहुंच गई है। बस एक आखिरी बात कहूंगा, ये आज ऐतिहासिक जमीन पर हम लोग आए हैं और उस परमपिता परमात्मा का, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जो भी आप मानना चाहो, जो भी बोलना चाहो, उसने कुछ सोचा होगा तभी हम यहां मिले हैं आज। मैं मानता हूं कि बिना उसकी मर्जी के कुछ होता नहीं है, उसने कुछ तय किया है। तो जब इतने इतने पवित्र लोग, ऐसे लोग जो अपनी लड़ाई के साथ साथ दूसरों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जो सामने आने को तैयार हैं, अगर वो सच्चे दिल से कोई दुआ करेंगे और वो परमपिता परमात्मा ना सुने, ये हो ही नहीं सकता। हम सब अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की, सबकी लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे की आवाज बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और जो मैंने रामला मैदान से कहा था, अगर कोई रिकवरी एजेंट एक को भी परेशान करे, सब इकट्ठे होकर उसके घर चले जाओ बस, और बोल दो भाई ओ मेरा भाई है, कैसे परेशान कर रहा है इसको, बस हो गया काम। भाई साहब ये देखो 250-300 लोग हो तुम, अगर तुम सब इकट्ठे होकर किसी के घर चले गए ना, रिकवरी वाले की हिम्मत नहीं होगी वो दोबारा उसके घर आ जाए, कि इतना बड़ा परिवार है भाई। हाँ, और जैसा राजीव जी ने कहा, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, किसी आधार पर भेदभाव नहीं करना। हमारी एक ही जाति है साहब। कौन सी जाति है? हम सब कर्जे वाले हैं, हमारी और कोई जाति नहीं है भाई। हमारा एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? हम सब कर्जे वाले हैं, हमारा और कोई धर्म नहीं है। हाँ, हमारा अपना धर्म है भाई। जैसा भी किसी ने कहा कि ड्राइवरों ने, हमारे ड्राइवर भाइयों ने 2 दिन में सरकार को हिला दिया। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही जाति है। कौन सी? बस जिस दिन तुमने ये कर दिया कि हमारी एक ही जाति है, कौन सी? कर्जा। हमारा एक ही धर्म है। कौन सा? कर्जा। जब भी पूछे कौन से धर्म वाला है, कर्जे वाला हूं, आगे नहीं पूछेगा, आगे समझ में आ जाएगा ये पागल लोग आगे भाई। क्योंकि इतिहास रचने के लिए साधारण लोग इतिहास नहीं रच सकते, इतिहास रचने वाले लोगों को पागल ही कहा जाता है, और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। लोग हमें भी पागल कह रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके, अपना पैसा लगा करके,
अपने संसाधन लगा करके सब कर रहा। किसी से 1 रुपया तो नहीं लिया भाई, लिया भी नहीं जाएगा कभी। मैंने वादा किया है पूरा अभियान निःशुल्क है। कुछ लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से कुछ सहयोग कर रहे हैं, पहले हमने वो भी मना कर दिया था, नहीं भाई सहयोग नहीं करेंगे, फिर उन्हें बुरा लगने लगा, साहब मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूं, आप कार्यक्रम करते हैं, खर्चा करते हैं, तो थोड़ा बहुत सहयोग कोई कर रहा है तो अपने स्तर पर करे। कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर कभी भी 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। और अगर कोई पैसा ले, 1 रुपया भी कोई ले कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना। वो हमारा व्यक्ति नहीं हो सकता है, हमारे लोग पैसा नहीं लेते हैं साहब। और यही हमने कमाया है। हम पैसा नहीं कमाने निकले भाई, हम लोग कमाने निकले। हमने इतने लोग कमाए, ये है हमारी कमाई, जो आज 13 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े, 13 लाख परिवार। और पता है 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब आपकी वीडियो ना सुनी होती तो मैं दुनिया में नहीं होता, आज मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से जिंदा हूं। सोचिए, किसी का जीवन बचा लेना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता साहब। यहां भी कई लोग होंगे जो बिल्कुल आत्महत्या के मुहाने पर खड़े थे साहब। अगर उन तक संदेश ना पहुंचता तो शायद वो भी दुनिया में नहीं होते। और ये मैं कहता हूं मेरा योगदान नहीं है, ये उन लोगों का योगदान है जिन्होंने उसको शेयर करा, जिन्होंने उस वीडियो को सब तक पहुंचाया। ये खाली मेरा योगदान नहीं है, मैंने तो प्रयास किया। नहीं, गुजरात से आपके एक साथी हैं, क्या निखिल मोदी उनका नाम है, उन्होंने कल कमेंट भी किया था, कहते साहब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, राजेश्वरी से बात हुई, आपकी वीडियो के बारे में पता चला, तब से तय कर लिया मरूंगा तो नहीं। बस यही जज्बा चाहिए साहब, यही जज्बा चाहिए, मरना नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण गलत कदम ना उठाए। कोई दिक्कत आ रही है, मैंने बार बार कहा, रहने की दिक्कत होगी ना, खाने की दिक्कत है, आ जाओ दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा। कोई गलत कदम मत उठाना, बस इससे बड़ा कमिटमेंट तो नहीं चाहिए। किसी को भी दिक्कत आती है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत है, आप आओ हमसे बात करो, हमारी टीम से बात करो, कोई ना कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए करा देंगे। जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप भगवद गीता पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लेना, बाइबल पढ़ लेना, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। किसी के जीवन को बचा लेने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। ये पुण्य का काम कर रहे हो, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है, ये धर्म का काम है किसी के जीवन को बचाना। और मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप सबसे वादा करता हूं, मैं अपने जीवन, पूरा जीवन इस मिशन को दूंगा। और जब तक शरीर में एक एक कतरा खून बाकी रहेगा, जब तक शरीर में जान रहेगी, जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। अंत तक हम प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। वही नारा जो मैंने रामलीला मैदान से दिया, वही नारा जो हमारा इस मिशन का नारा बन गया है, उससे अपनी बात खत्म करूंगा जोरदार नारे के साथ, जनता का कर्जा माफ, जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। इधर पीछे से जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गुजरात के साथियों का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आपकी इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। कई लोग मुझसे पर्सनली